हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज जो होगा वो हम लोग पूरे इस वाले वीडियो में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है 10th सीबीएसई एसएसटी या सोशल साइंस का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अपने आप में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हमने एक तरीके से सबसे पहले डिस्कस करा पावर शेयरिंग को, फिर हमने डिस्कस करा फेडरलिज्म को और आज डिस्कस करेंगे हम लोग जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब देखो ये तीनों जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन में, है कि नहीं। और अगर कोई समाज बना है तो वो समाज जो है इन तीनों चीज से अछूता नहीं है, ठीक है। जेंडर है तो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। रिलीजन भी है ही, कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिलीजन या धर्म को ना माना जाता हो, तो धर्म तो है ही कहीं नहीं। और ऊपर से कास्ट, तो धर्म से ही निकला है एक तरीके से, कास्ट एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। जैसे धर्म क्या हो, हिंदू धर्म है ये सब, तो वो सब क्या हो गया, रिलीजन हो गया। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कास्ट होते हैं, तो कास्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को शेप में लाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज भी देखा जाए, जैसे कि अगर हम लोग आजाद हुए 1947 में, तो वहां पर आजादी के समय सबसे मेन मुद्दा रिलीजन का मुद्दा था। वहां पर कास्ट का मुद्दा नहीं था, हमारे पास क्या था, रिलीजन, कि हिंदू जो है वो जनरली यहाँ पर रहेंगे और वो अगर कोई मुसलमान, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला गया कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे। हमारे यहाँ ये बोला गया कि जो मुस्लिम्स या जो मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक तरीके से सोच था पाकिस्तान को बनाने का, कि भाई जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिए एक अलग कंट्री जो है बनाई जाए। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। भाई ईस्ट पाकिस्तान को क्या बोला गया, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान। तो ये जनरली कहाँ, ये लोग मुस्लिम कंट्रीज के रूप में उभर कर आए। अब चूंकि यहाँ पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन जो इंडिया में है खास कर हिंदू की है, तो यहाँ पर वो रिलीजन जो है वो मेजोरिटी में, और बाकी सारे जितने भी रिलीजन है वो आपको माइनॉरिटी में देखने को मिलेंगे। जैसे पाकिस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम्स है और माइनॉरिटी में आपको हिंदू वगैरह या अदर जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो इसी बात को हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो भी सवाल हैं वो सही हो पाए, ठीक है। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन में क्या है भाई, इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी कूट कूट कर भराई पड़ी है, ठीक है। मतलब वहां पर डेमोक्रेसी से अछूता नहीं है और वहां पर बहुत शानदार तरीके से डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कहा लाइक इंडिया, जहां पर सोशल डाइवर्सिटी इज नॉट मेयरली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। कि वहां की जो सोशल डाइवर्सिटी का मतलब जो समाज में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, ठीक है, उससे एक तरीके से समाज बनता है। और अलग अलग जो लोग हैं वही एक तरीके से हमारे देश में या हमारे देश की आइडेंटिटी है। पहली बात तो हमें ये समझना है। दूसरा अगर देखा जाए, फार फ्रॉम अ थ्रेटनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंस कैन इनरिच द पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब कभी कभी बोलते हैं कि भाई जब ना अलग जाति धर्म के लोग एक साथ रहेंगे ना, तो उससे पॉलिटिकल जो है वो इनसिक्योरिटीज होगी, आपस में लड़ेंगे। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखा जाए, अगर वो लोग साथ में मिलकर रहेंगे तो कितना मजा आएगा। उनकी वैल्यूज को हम सीख रहे हैं, हमारी वैल्यूज को वो सीख रहे हैं। जैसे देखो हमारे स्कूलों में जितने भी सीबीएसई है, आईएससी स्कूल है, आईसीएसई स्कूल है, वहां पर आपको कहीं भी एक तरीके से ये नहीं बोला जाएगा हिंदू बच्चा एक तरफ बैठो, मुस्लिम बच्चा एक तरफ बैठो, ऐसा कभी कुछ नहीं बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कि अगर सब एक साथ मिलकर आएंगे तो उससे क्या निकल के आएगा, वैल्यूज, और उससे पॉलिटिकल इनरिच होगा। और उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो और भी मजबूती तरीके से खड़ा होगा, ताकि कोई एक जो धर्म है वो ज्यादा हावी ना हो पाए। इनरिच मतलब मजबूती के साथ, मतलब पूरा एक मजबूती के साथ जो है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी में इंक्लूडेड है। अब देखो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अगर देखा जाए यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस हम लोग देखेंगे। अब कोई बोलेगा ये तीनों क्या है भाई, 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंस। समाज में अगर देखा जाए तो 3 डिफरेंसेस हैं, कौन, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, दैट सिग्निफाइज द शेप ऑफ इंडियन सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप। मतलब अगर हमारे देश की तस्वीर देखनी है तो हमारे देश के जितने भी लोग हैं, खास करके अलग अलग जेंडर के या जो रिलीजन के, अलग कास्ट के, उनसे हमारा देश एक तरीके से क्या है, सिग्निफिकेंटली शेप किया हुआ है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखने को मिलता है।
We also asked whether the difference opinion based on their differences are healthy or otherwise in a democracy. मतलब जनरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक हेल्दी बात है। अब जैसे मान लो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, हर चीज में बोल रहा हूँ, तुम हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, तो कभी भी तुम डेवलप नहीं कर पाओ। लेकिन अगर मान लो कि कोई चीज ऐसा है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई बोल रहा है ऐसा होना चाहिए, तो डिबेट एंड डिस्कशन से एक इंटेलिजेंस बढ़ता है और एक अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो पनप कर आता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। देख रहे हो यहाँ पर जैसा कि अभी लोरी भी आ रहा है कि नहीं। ये पंजाबी सरदार जी हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कौन है, क्रिश्चियन है। ठीक है, तो एक मौलाना कहाँ दिख रहे तुमको क्रिश्चियन है भाई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, अगर देखा जाए जेंडर एंड पॉलिटिक्स कैसे रिलेटेड है आपस में, क्या क्या, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अगर यहां पर देखा जाए, जेंडर डिवीजन इज अ सोशल डिवीजन। आपने बोला तीनों सोशल डिवीजन है, समाज के ही तो 3 डिवीजन है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है भाई, सोशल डिवीजन 3 तरीके का। सोशल डिवीजन मतलब समाज हमारा जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। कौन कौन से, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये समझना है। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जेंडर और पॉलिटिक्स कैसे आपस में रिलेटेड है। अभी देखो, अगर शुरुआती दिनों में देखा जाए तो हमारे देश में वुमेन्स को उतना पार्टिसिपेशन के रूप में कभी भी पॉलिटिकली नहीं देखा जाता था। लेकिन पिछले मतलब अगर 10-20 सालों में देखा जाए तो वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के बारे में बात किया गया। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, 1992 में पंचायती राज सिस्टम के तहत गांव की भागीदारी, जो उसमें महिलाएं जो एक तरीके से इलेक्शन लड़ेंगी, वो 33% उनके लिए रिजर्व रहता था। हाँ, वहां पर भी एक तरीके से अभी बढ़ा, उसमें इंक्रीमेंट हुआ, वहां पर भी 33% एक तरीके से डिनोशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह में। ठीक है, तो जेंडर डिवीजन इज एन सोशल डिवीजन प्रिविलेंट इन द सोसाइटी एंड ऑफन ओवरलुक्ड इन अ पॉलिटिकल स्टडीज। जैसे इट इज कॉमनली प्रिसीव्ड अ नेचुरल एंड अनचेंजेबल ऑल्दो इट इज रूटेड इन द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप रादर देन अ बायोलॉजी। मतलब हम लोग स्टीरियोटाइप सोसाइटी, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या कि भाई नहीं भाई, ये सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा है, और यहाँ पर जो एक तरीके से महिलाएं हैं वो एक तरीके से घर के चूल्हा चौका करने के लिए ही एक तरीके से, तो वो स्टीरियोटाइप सोच हो गया, मतलब एक तरफा सोच। मतलब हम मल्टी डायमेंशनल सोच को नहीं रख रहे हैं, जबकि अगर पूरी पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं तो वही ना कि अगर पीली रास्ता काट देती है तो नहीं। हाँ, तो वो एक टाइप हो गया। लेकिन यहाँ पर हम मेन और वुमेन के रिलेशन को पढ़ रहे हैं, कि जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर है, अब इसका थोड़ा सा देखो आगे भाई। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन किस तरीके से। तो अगर देखो यहाँ पर क्या कि जेंडर रोल डिवीजन ऑफ अ लेबर, बॉयज एंड गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बिलीव दैट वुमेन्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड। मतलब वो घर के चूल्हा चौका के लिए ही बनी पड़ी है, ये एक तरीके से लोगों को बता दिया गया है। और अभी भी ये चीज गांव में कहीं ना कहीं फॉलो होता है, अब धीरे धीरे खैर चेंज हो रहा है। एंड चाइल्ड रियरिंग, वाइल चाइल्ड रियरिंग मतलब बच्चों को पालने के लिए, और घर जो है चूल्हा चौका करो भाई। हाँ, तुम ही करोगे नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको इंडिपेंडेंट होना नहीं, वो सब करो, लड़के भी करते हैं आज के जमाने में। लड़के भी भाई खाना, मैं खुद बनाता हूँ खाना कभी कभी। अच्छा, रोज नहीं, अब रोज काम कौन करेगा, तो अगर वो काम करेंगे तो हम खाना बनाएंगे, क्या दिक्कत है, जब समय मिलेगा। लेकिन पहले के जो लोग होते थे, पहले के पेट्रियार्कल लोग जो होते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी के लोग होते थे, आज भी जनरली पेट्रियार्कल सोसाइटी ही बोला जाता है, क्योंकि अभी भी इवॉल्व हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक इक्वालिटी नहीं आया। तो यहाँ पर देखो, आप समझो, यहाँ पर देखो, while men can perform these tasks, they often view them a women's duty। ये सब जनरली जो मेंस बोलते हैं कि वो किसकी ड्यूटी है, वुमेन्स की ड्यूटी है। However, when these जो सेकंड पॉइंट ये तो नहीं होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा, ठीक है। However, when these chores are paid, men are willing to undertake them। Example है टेलर, cooks in a hotel, ये सब सारी चीजें। लेकिन अगर देखा जाए जनरली आपको कुक होटलों में कौन देखने को मिलेंगे, मेल देखने को मिलेंगे, वहां पर फीमेल नहीं देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। टेलर में भी लगभग आपको मेल ही देखने को मिलेंगे। अब धीरे धीरे फीमेल की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। फिर क्या बोला, वुमेन्स वर्क आउटसाइड द होम। अगर बोला जाए वुमेन्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आउटसाइड ऑफ
outside the home, including the fetching water, farming and working as a domestic helper or a office employee. अब धीरे धीरे तरीके से हम लोग चेंज देख रहे हैं भाई कि धीरे धीरे करके चीजों को चेंज किया जा रहा है. डिस्पाइट देयर कंट्रीब्यूशन जो है वो जो वर्क इज ऑफन अंडर वैल्यूड एंड लिमिटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन अ पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स. लेकिन पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स में उनकी जो वुमेन्स की पहुंच है वो एक तरीके से अभी भी उतनी नहीं रखी गई जितनी रखनी चाहिए. तो ये समझ में आया भाई 2 पॉइंट. आगे आ जाए भाई तीसरा पॉइंट. अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट में तो क्या है, ये 5वां पॉइंट लिख दिया लेकिन ये तीसरा पॉइंट है. ठीक है, जेंडर नहीं तीसरा, जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट. अगर हिस्टोरिकली मेन डोमिनेट अ पब्लिक अफेयर्स एंड हेल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस, या पॉलिटिकल ऑफिस कौन, मेन. लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट हैव कैंपेन फॉर द जेंडर इक्वालिटी. लेकिन आपने देखा कभी पुरुष किया है क्या मूवमेंट? नहीं ना. मेंस कभी मूवमेंट किया कि हमें इक्वल अधिकार मिलना चाहिए. अब ऐसा ना हो कि आगे आने वाले 20 साल के बाद मेंस करें कि मुझे अधिकार चाहिए भाई, मूवमेंट ज्यादा का अधिकार मिल रहा है. ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी वगैरह का जो मूवमेंट है वो भी आपको कौन देखने को मिलेगा, वुमेन्स करते हुए. हाईवर तो चैलेंजिंग क्या है, इंक्लूडिंग द लोअर. आज भी देखो मेंस के मुकाबले जो है वो एक तरीके से वुमेन जो है उसमें लिटरेसी रेट एक तरीके से कम देखने को मिल रहा है. उनको हायर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है. अगर वो आपस में एक साथ ही कहीं काम कर रहे हैं तो मेन को ज्यादा सैलरी मिल रहा है, वुमेन को कम सैलरी मिल रहा है. तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो कि एक तरीके से समझ के चलना पड़ेगा. तो वही बात है कि अभी भी हम लोगों ने जो जेंडर को एक सेक्स सेलेक्टिव जो क्या है एबॉर्शन इन द सम रीजन देख रहे हो है ना, कि महिलाओं अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है अगर उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह या कुछ होता है ना जिससे पता चल जाता है कि आपके पेट में लड़का है कि लड़की है, अगर वो पता चल गया लड़की है तो वो हाँ, तो ऐसी भी अभी भी एक तरीके से प्रथा उसको एक तरीके से हाँ अभी भी एक तरीके से चीजें हो रही हैं. उसको धीरे धीरे अभी बहुत कम हुआ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था. ठीक है, मारते दवाई खिलवा के या फिर एबॉर्शन करा दिया. लड़का होगा तो एबॉर्शन नहीं करवाते जनरली नहीं कराते ना के बराबर. लेकिन अगर लड़की है पेट में तो उसको हाँ अभी तो इलीगल. अगर कोई ऐसा पाया गया तो एक तरीके से वो इलीगल है, डॉक्टर ही नहीं करेगा जल्दी. अरे तो इलीगल तरीके से कर रहा है ना भाई वो. अगर कोई मान लो कोई बीमारी है, अगर कुछ वैसा कॉम्प्लिकेशन है तब एबॉर्शन करना वो अलग बात है. ठीक है हाँ, तो ऐसे तो मैंने बोला तो इलीगल तरीके से हुआ वो. लेकिन वो अगर लीगली अगर कहीं ना कहीं सरकार को पता चल गया होता तो एक तरीके से उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होता, कोई कंप्लेन कर देता. जैसे मान लो कि कोई माँ है, अब माँ बाप ही चाह रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. अब मान लो कि माँ चाह रही कि मेरी बेटी हो लेकिन बाप नहीं चाह रहा हाँ कि बेटी हो क्योंकि हमें दहेज देना पड़ेगा. ऐसे बहुत सारी जगह पर अभी प्रथा है कि दहेज का प्रथा है जो कि अपने आप में बहुत लोड होता है. अब ये देखो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे बढ़ा है उसके बारे में समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन अ लेजिस्लेचर, अभी तुमने बात करी लेजिस्लेचर में कितना है, सिग्निफिकेंटली लो विथ ओनली 14.36 इन लोकसभा एंड लेस देन 5% इन स्टेट असेंबली. तो इसको हाँ अभी रिसेंटली लेकिन इसको बढ़ाने के बारे में बात किया जा रहा है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो 33% रिजर्वेशन है वो एक तरीके से देना चाहिए और वो काफी हद तक हो गया है जो कि इंपॉर्टेंट भी बहुत अच्छी बात हुई है कि नहीं. इंडिया रैंक पुअरली इन टर्म्स ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू अदर डेवलपिंग नेशन, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, अदर डेवलपिंग नेशन देखा जाए वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है अगर हमारे देश में. ये सब पॉइंट टू रिमेंबर है. ठीक है, उसको डिस्पाइट द वुमेन होल्डिंग अ टॉप पोजीशन, आज भी देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट इन द गवर्नमेंट एंड प्रीडोमिनेंटली अ मेल. जैसे अभी प्रेसिडेंट कौन है हाँ, लेकिन जनरली कौन डोमिनेट करते थे पहले. जैसे देखो अगर प्राइम मिनिस्टर देख लो तो एक ही प्राइम मिनिस्टर है जो फीमेल है, इंदिरा गांधी. उसके अलावा कोई भी फीमेल है ही नहीं. सोचो जबकि हमारे देश में कितना 75 साल हो गया. चीफ मिनिस्टर भी देख लो अगर 28-29 राज्य है स्टेट है ठीक है, तो वहां पर जैसे ममता बनर्जी है, अभी दिल्ली की रेखा गुप्ता है. ठीक है, तो 2-3 ही राज्य के ऐसे मिलेंगे मतलब स्टेट के मिलेंगे जहां पर एक तरीके से आपको चीफ मिनिस्टर मिले, और प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ ही दो, और अदर भी बड़े पोस्ट पर एक तरीके से वुमेन्स को जाने से रोका जाता है और मेन जो है वो वहां पर चले जाते हैं. तो एक तरीके से पॉलिटिक्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन वुमेन को नहीं दिया जाता. नहीं हेड है लेकिन सारा जो काम करते हैं वो
प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं रहता है, प्रेसिडेंट के नाम पर काम होता है। नहीं, प्रेसिडेंट का काम उनको एक इज्जत दिया गया है, सारा काम उन्हीं के नाम से प्राइम मिनिस्टर करते हैं। हाँ, बैठे बैठे नहीं, उनका भी दौरा रहता है कि आप यहाँ जाइए वहां जाइए। बजट वगैरह को जब अनाउंस किया जाता है तब वो मीटिंग में आती हैं। मतलब एक बहुत अच्छी एक खूबसूरत पोजीशन है जो कि होल्ड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने होल्ड करा था उसको, उसमें ये वीटो पावर है कि अगर कोई मतलब फांसी की सजा हो गया तो फांसी की सजा कौन रोक सकता है? प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं। जैसे एक्ट हो गया, कानून है, बोलते बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे खा रही है, ये देखो ये गलत है, बैठे बैठे नहीं बोल। जितने भी एक्ट है वो पास होके सिग्नेचर, अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हुआ कोई भी कानून नहीं बन पाएगा, संविधान में ऐड नहीं हो पाएगा। तो इतना प्रेसिडेंट का है तवज्जो। अपने आप में प्रेसिडेंट बहुत खूबसूरत पोजीशन है जो कि हमारे देश की एक तरीके से चीजों को लेकर चला जा रहा है उनके द्वारा। अब देखो वुमेन्स पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन, अगर बोला जाए रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, देखो यहाँ पर डिस्कस द पंचायती राज एंड प्रपोज द रिजर्वेशन बिल, वहां पर 33% का रिजर्वेशन बिल दिया गया भाई। अगर बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, तो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशंस जो है पॉलिटिकल का वो कहाँ कहाँ है? एक तो भाई रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू 33% रिजर्वेशन, जो गांव के जितने भी इलेक्शन होंगे उनमें जितने भी सीट होंगे उनमें 33% का रिजर्वेशन होगा। ठीक है। एडवोकेसी एफर्ट, मतलब फोकस ऑन द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन, अवेयरनेस फैलाने के बारे में कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े। फिर रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए, ठीक है, तो कवर्स द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2000 कि वुमेन का रिजर्वेशन एक्ट 2023 कि लोकसभा और राज्यसभा या अलग अलग जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है या कहीं भी है वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? 33%। ठीक है, जो कि आपने, लेकिन देना कितना चाहिए? 50%, क्योंकि जब पूरी जनसंख्या का 50% महिला है तो महिला की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए ना भाई। ठीक है, लेकिन अभी 33% ही करते काफी है। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन देखो, हाईलाइटिंग द लो परसेंटेज ऑफ वुमेन्स इन इंडिया इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। देख क्या हुआ? हाँ, मतलब 33 अभी वो 2023 मतलब 23 में बिल पारित हो गया। हाँ, वो मतलब लागू हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाएगा, एक बार में ही नहीं बढ़ाया जाएगा ना। अब मान लो कि कोई पहले से मंत्री है वो सब है तो वो धीरे धीरे एक तरीके से उसको लागू किया जाएगा फेज मैनर में। ठीक है, जैसे कि अगली बार जो सीट आएगा उसमें थोड़ा बढ़ा दिया, फिर अगले उसमें बढ़ा देगा, उसी तरह करते 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 बढ़ाना होगा। नहीं, 33 तक करना है, 33 तक करना है। तो ये बात है, याद रखना है। अगर देखा जाए हमने क्या देखा भाई, 1/3 किसमें, 33% किसमें? पंचायती राज हमने बताया है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी ये मैंने जेंडर डिवीजन पॉलिटिक्स में जो कि एड्रेस करना उनके बेनिफिट डिसएडवांटेज एडवांटेज के, और डिस्पाइट सम प्रोग्रेस वुमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स रिमेन्स अ लो, द नारी शक्ति वंदना अधिनियम, देखो ये वाला मैं बात कर रहा, जो एक एक्ट आया था कब भाई? 2023 में, जिसमें जो है ये जरूर याद रखना क्या बोला गया, कौन सा आया था भाई? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसका नाम क्या था? द नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है, 2023 में जो इंट्रोड्यूस क्या किया था? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एंड दिल्ली असेंबली। तो यहाँ पर एक तरीके से 33% का जो है वो एक तरीके से जो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा कुछ ही सालों में आपको। हाँ, लेकिन जनरली नहीं रहती वहां भी, तो सारी जगह पर है ना, इसीलिए दिक्कत है ना। वहां पर भी करने की बात की जा रही है, वहां भी चीफ जस्टिस बहुत ही शायद ही कोई रहे होंगे वुमेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर भाई पहले हम बुरे थे तो हम अगर वो उसको बुरा बना दें, ऐसा भी नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट लेके चलना है। तो पहला समझ में आया जेंडर और पॉलिटिक्स। अब आते हैं हम लोग क्या? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन के बारे में धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं कि कम्युनलिज्म को फॉलो करके चलना है। तो यहां देखो, जो रिलीजियस डिवीजन अनलाइक द जेंडर डिवाइड्स आर प्रिविलेंट ग्लोबली एंड कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स। जिस तरीके से जेंडर जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, सेम उसी तरीके से रिलीजन भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो टॉपिक है हमारा, इवन विद अ सिंगल रिलीजियस कम्युनिटी वेरिएशन इन अ रिलीजियस प्रैक्टिस कैन लीड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द, जैसे कि नदर्न आइलैंड। नेगेटिव जरूरी थोड़ा ना, अगर साथ में मिलकर आ रहे हैं तो। अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि एक सिंगल रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो एक तरीके से पूरा एक साथ आकर किसी को वोट दिया, तो वो एक अलग बात है।
ठीक है। उसके बाद देखो, गांधी emphasized the interconnection between the religion and the politics, suggesting that ethical principle derived from a religious should guide the political decision, कि हमें नैतिक जिम्मेदारी से लेकर चलना चाहिए, हमें जात पात पर ज्यादा वैल्यू नहीं देकर चलना चाहिए, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी बात है। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हाईलाइट द रिलीजियस minority often bears the brunt of the communal violence and advocating for enhance the government प्रोटेक्शन। क्या बोला जा रहा है कि भाई जो माइनॉरिटी है, ह्यूमन राइट कमीशन का ये बोलना है कि इंडिया में जो है कि माइनॉरिटी को आज भी एक तरीके से दबाया जाता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, और हमारे देश में जो मेजोरिटी है वो एक तरीके से माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डोमिनेट करके चलते हैं। तो ये ह्यूमन राइट कमीशन का काम ही ये रहता है कि कोई भी इंसान के साथ गलत ना हो सके, या फिर प्रॉपर तरीके से सबको अपनी अधिकार मिले, चाहे वो माइनॉरिटी है, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, कोई भी। तो ये मानना है जनरली, जो हम लोग इसको देख सकते हैं। आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोला गया, वुमेन्स मूवमेंट अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर क्या बोला गया भाई, वुमेन्स movement argue that family law across the religion exhibit a gender bias। यहाँ पे दिक्कत है, रिलीजन में देखो जेंडर बायस है, देखते हो जेंडर बायस है, एंड कॉलिंग फॉर द लेजिस्लेटिव रिफॉर्म टू इक्वालिटी, कि एक तरीके से रिलीजन के अंदर भी एक तरीके से जेंडर बायसनेस देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे देश हैं या बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहां पर वुमेन्स को मतलब भाई फ्रीडम नहीं है कि वो बाहर जाके घूम सके हैं। ठीक है, हाँ, अभी अब फिलहाल बहुत सारे ऐसे नेशन है, खासकर मुस्लिम नेशन में ये सब सारी चीजें हैं, और आप बिना परमिशन की चीजें आप नहीं कर सकते हैं, फैमिली के परमिशन से नहीं कर सकते हैं। तो ये बोला गया कि फैमिली लॉ जो है वो एक तरीके से इनहेंस होना चाहिए। अब ऐसे कैसे नहीं हुआ, रिलीजन में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी एक तरीके से सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। जैसे देखो हिंदू में बड़े बड़े जो फैमिली होते हैं वो अपनी महिलाओं को काम करने के लिए नहीं जाते, समझ रहे हो। तो वो अब जैसे मुस्लिम्स में देखो, मुस्लिम्स में बोला जाता है कि भाई बुर्का पहन के नहीं, अगर मान लो बुर्का बिना पहन के अगर बाहर चलेगी, मान लो आज की जितनी भी जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज को मानती हैं कि भाई हम फ्रीडम में महसूस करता है, वो चली गई भाई, तब उस पर एक तरीके से कोई फतवा जारी कर देता है, कभी कुछ कर देता है, या ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं कि आपको बुर्का पहनना चाहिए नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रिपल तलाक वाला केस था, हाँ, कि अगर तलाक 3 बार अगर बोल देंगे तो वो, तो ये सब चीजें जो हैं वो फैमिली लॉ के अंदर आती हैं, जिसको अब एक तरीके से खत्म कर दिया गया कि तीन बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या है, रिलीजन से ही तो इंटैक्ट है, देख रहा हूँ। उसके बाद दीज इंस्टेंस अंडरस्कोर द इंस्ट्रिंसिक, प्रूफ करना होता है क्या, फिर वही बात, क्या प्रूफ करना होता है, जैसे अगर वो आप बोल रहे हैं कि अब तो खत्म हो गया, अब तो लीगल है, पहले था, अब तो कानून पास हो गया ना, ट्रिपल तलाक कोई देगा तो उसको कोई मायने नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया। बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, ठीक है, emphasize the significance in incorporating the diverse religion value and the principle of political discourse, कि पॉलिटिकली अगर चीजों को लेकर चलना है तो हमें रिलीजन और पॉलिटिक्स को साथ में लेकर चलना जरूरी है, उसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैव अ रोल टू ओवरसीज द पॉलिटिकल रिलीजियस प्रैक्टिस टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन। जैसे पॉलिटिकल अथॉरिटी जो रहते हैं उनका ही काम रहता है ना कि भाई कोई धर्म को एक तरीके से दबाया ना जाए, कोई धर्म को ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाए, वो काम किसका है कि बैलेंस करके चले, पॉलिटिकल अथॉरिटी की। ठीक है, तो ये भी चीजें जो कि आपको समझ के चलना है, कोई दिक्कत। अब आते हैं कम्युनलिज्म, रिलीजन के बाद कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है भाई, द इश्यू अराइजेस व्हेन द रिलीजन इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। ये कम्युनलिज्म तब होता है जब अगर कोई देश एक रिलीजन को एक तरीके से अपने देश में सबसे महत्वपूर्ण मान रहा है और दूसरे रिलीजन को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं हो रहा है। The problem becomes more acute when the religion is politicized in the exclusively biased manner, leading to a conflict between the religious group, ठीक है, and use of the state power for the one group dominance। जैसे मान लो हिंदू है और मुस्लिम है, तो अगर हिंदू ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं किसी क्षेत्र पर, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम कभी भी होगा तो एक तरीके से वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना हो रहा है। हमें कम्युनलिज्म को भी बढ़ावा नहीं देना है, कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना है, हमें एक साथ में लेकर चीजों को चलना है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व यूजिंग द रिलीजन एज अ प्राइमरी बेसिस।
तो अगर कोई कम्युनलिज्म को फॉलो करके चल रहा है, इसका मतलब वो एक कोई ना कोई रिलीजन को बायसनेस के हिसाब से देख रहा है, ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से आपस में लड़ाई करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज है। सोशल कम्युनिटी एज्यूमिंग दैट फॉलोवर्स ऑफ द सेम रिलीजन फॉर्म ऑफ वन कम्युनिटी विद आइडेंटिकल इंटरेस्ट व्हाइल दोज डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम। बोलेगा भाई कि ये हमारा ग्रुप है भाई, इसमें तुम नहीं आ सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा ग्रुप है, इसमें तुम नहीं आ सकते हो, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता है। आई बात समझ में? अब आगे देखो भाई नेक्स्ट, इन द एक्सट्रीम केस, अगर एक्सट्रीम केस देखा जाए, बहुत अधिक अगर हो जाए धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा, इन एक्सट्रीम केस द कम्युनलिज्म लीड्स टू अ बिलीफ दैट अ पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बी इक्वल सिटीजन इन वन नेशन एंड मस्ट आइदर डोमिनेट और फॉर्म अ सेपरेट नेशन। जब कम्युनलिज्म बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सोचो एक धर्म को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, तो वो क्या सोचेगा, अब तो भाई मेरे को अलग ही कर दो, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। तो जब इन एक्सट्रीम केस कम्युनलिज्म जो होता है वो धीरे धीरे किस में बढ़ जाता है कि भाई ये लोग हमारे देश के लायक नहीं, इनको अलग देश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, दिस बिलीव इज फ्लॉड। ठीक है, फ्लॉड मतलब क्या, एक तरीके से ये अच्छी बात नहीं है। एज द पीपल ऑफ सेम रिलीजन डू नॉट ऑलवेज शेयर द सेम इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी एंड अटेम्प्टेड टू यूनिफाई them solely based on the religion can suppress a diverse voice with that community। अब ये भी नहीं है कि भाई अलग रिलीजन में अगर बैठ के एक साथ आ गए तो आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान तो सबसे डेवलप्ड नेशन होना चाहिए, अगर रिलीजन के हिसाब से होता तो कभी भी रिलीजन हम नहीं बोल सकते कि भाई अगर कम्युनलिज्म के हिसाब, अगर कम्युनलिज्म के थ्रू अगर दो रिलीजन को बांटा जा रहा है एक अलग नेशन के थ्रू, तो वो कभी भी एक देश के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो आपस में एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें, तो वहां भी चीजें चलती है भाई, है कि नहीं? तो हमें एक डाइवर्स नेशन को क्रिएट करना चाहिए जिसमें एक तरीके से सारे वैल्यूज को समझा जा सके। तो ये बात है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। आगे अगर देखा जाए फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स, कौन कौन से फॉर्म्स है भाई कम्युनलिज्म के? देखो, अगर बोला जाए कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इंक्लूड्स द एवरीडे रिलीजन बायसनेस, स्टीरियोटाइप एंड द बिलीफ ऑफ वन रिलीजन सुपीरियरिटी। वैसा लोग जो, एक तो ऐसे लोग होते हैं जो एक तरीके से वो सोच रहे हैं कि भाई रिलीजियस बायसनेस है, बायस है एक रिलीजन को लेकर। दूसरा स्टीरियोटाइप है। तीसरा कौन है? बिलीफ ऑन द वन रिलीजन सुपीरियरिटी। कम्युनल माइंडसेट ऑफन सीक्स अ पॉलिटिकल डोमिनेंस फॉर वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर थ्रू अ मेजॉरिटी सुप्रीमेसी और अ माइनॉरिटी एस्पिरेशन फॉर द सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। देखते हो जैसे जनरली क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, कोई मान लो कि यार हम ना सारे मुस्लिम्स को एक साथ लेके आएंगे, सारे हिंदू को एक साथ ले आएंगे, एक अलग पार्टी काम कर रही है, एक अलग पार्टी काम कर रही है, सबके लिए अलग अलग। तो कम्युनलिज्म इस तरीके से बटा जा सकता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सिंबल या इस तरीके से इंटरेस्ट को दिखाया जाता है कम्युनलिज्म के थ्रू, जिससे एक तरीके से हमारे सोसाइटी को अलग डाइवर्स वे में बांटा जा सकता है और जो कि हमारे देश में नेगेटिविटी को फैला सकता है बाई कम्युनलिज्म। मोबिलाइजेशन का मतलब इकट्ठा कर रहे हो, भीड़, लड़ाई करवा रहे हो, या फिर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आप अपनी पार्टी खोले एक, जो कि आप ये बोल के चलो कि हम भाई सारे मुस्लिम भाइयों को या सारे क्रिश्चियन भाइयों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कम्युनलिज्म हुआ कि आप सारे धर्मों को नहीं मान रहे हो, एक धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। ठीक है, तो ये बात है भाई। ये बात आगे चलो भाई, आगे कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स देखो, ये वाला पूरा। तो इससे कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स से क्या हो सकता है? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, यूनाइट किया जा सकता है फॉलोवर को एक साथ कि हमने ये बात बोला भाई आ जाओ, कल हम लोग हल्ला बोलेंगे, इस पर लड़ाई करेंगे, इस पर हमें मंदिर तोड़ना है, मस्जिद तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, मोबिलाइज किया जा सकता है। सोशल कम्युनिटी बेसिस ना, रिलीजन एज अ प्राइमरी बेसिस ऑफ सोशल। अगर कोई ऐसा रिलीजन को आधार मान के चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कम्युनल वायलेंस भी होता है हिस्टोरिकली। अगर देखो जैसे कि आप राम मंदिर देख सकते हो एक एग्जांपल के तौर पर, ये बोला जाता था कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया, अब मस्जिद टूट गया, मंदिर बन गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पता नहीं कितना सच है लेकिन जनरली सच ही है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन दिया कि भाई अब जो है वो वहां पर मंदिर ही था, मस्जिद बनाया गया था, अब वहां पर फिर से मंदिर ही आ गया। ठीक है, इसलिए बाबरी मस्जिद को वहां पर जो तोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो हम लोग तो एज अ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम मानेंगे।
और अभी उनको जो मुस्लिम समुदाय है उनको अलग तरीके से एक जगह दे दिया गया जहां पर वो अपनी बाबरी मस्जिद को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक अच्छा फैसला हुआ कि चलो भाई लड़ो मत, क्योंकि लड़ोगे उससे फायदा तो होगा नहीं देश का। इससे अच्छा कि ये चलो तुम लोग, ठीक है। और जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी यही चीज पाया गया था, उसके बाद फिर उसको अलग से कर दिया गया चीजों को। रिलीजियस बायसेस मतलब एवरीडे एक्सप्रेशन ऑफ द रिलीजन सुपीरियरिटी एंड स्टीरियोटाइप, एक ही रिलीजन को माना जा रहा है, एक ही रिलीजन को हम बोले जा रहे हैं कि नहीं हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, मुसलमान ये नहीं है, मुसलमान ये है, क्रिश्चियन ये है, सिख ऐसे हैं, ऐसे हम बहुत सारी चीजों को कास्ट वगैरह के हिसाब से चीजों को चलने की कोशिश कर रहे हैं, तब गड़बड़ है, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो रहा है तो इसका मतलब किस चीज को वो बढ़ावा दे रहा है, कम्युनिटिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस सीकिंग अ पावर थ्रू अ मेजॉरिटी और अ सेपरेट मीन्स, एक अलग अपने तरीके का एक तबका सोसाइटी का बना लिया है जिसके थ्रू एक तरीके से वो पावर में बना रहना चाह रहा है। तो ये सब सारे किसको बढ़ावा दे रहे हैं भाई, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कम्युनलिज्म कैन मैनिफेस्ट अ कम्युनल वायलेंस है, कम्युनलिज्म के थ्रू क्या हो सकता है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, दो धर्मों के बीच में वायलेंस हो सकता है, राइट दंगा हो सकता है, मैसेकर्स मतलब एक साथ ही बहुत सारे लोग जो है मारे जा सकते हैं। हैज सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था कितने लोग मरे थे, कितने जगह दंगा हुआ था, बहुत सारे लोग जो हिंदू समुदाय थे वो एक तरीके से मार मार के, एक तरीके से ये जो कई कई मुस्लिम समुदाय थे वो एक तरीके से आपस में, हाँ आपस में हिंदू और मुस्लिम लड़े जा रहे थे, सिख अलग से लड़ रहे थे, उधर क्रिश्चियन अलग से लड़ रहे थे, सब तरह की अपनी अपनी लड़ाई चल रही थी, जो कि अपने आप में एक तरीके से पार्टीशन में देखने को मिलता है। अब आते हैं सेक्युलर स्टेट, तो सेक्युलर स्टेट सेक्युलरिज्म से आया, सब साथ में, कम्युनलिज्म पर फोकस नहीं करना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन सेक्युलरिज्म। हाँ, वी शुड नॉट फॉलो द कम्युनलिज्म, वी शुड फॉलो द सेक्युलरिज्म इन अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि दो आप धर्मों को लड़ाने की कोशिश करें मतलब यू आर फॉलोइंग द कम्युनलिज्म। अब देखो वी हैव टू बी अ सेक्युलर स्टेट और इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, हमारा देश सेक्युलर नेशन है, हमारा देश कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, हमारा संविधान कम्युनिज्म को बढ़ावा नहीं देता है। तो यहाँ देखो कम्युनिज्म पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, बहुत बड़ा चैलेंज है कम्युनिज्म। ठीक है, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारे देश में संविधान में कभी ऐसा नहीं लिखा गया कि हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन, देखा। ठीक है, इंश्योर द इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब क्या बोला गया, सेक्युलरिज्म इज, ठीक है, सेक्युलरिज्म जो है वो क्या है, इज द मेन या एसेंशियल फॉर कॉम्बैटिंग कम्युनलिज्म, कि अगर हमें कम्युनलिज्म को हराना है तो वी शुड फॉलो द सेक्युलरिज्म। ठीक है, एंड मेंटेन द नेशनल यूनिटी, ताकि हमारे देश में एकता बन पाए। ठीक है, ये बात है इंपॉर्टेंट है। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन, जो जिसने संविधान को फ्रेम करा उनका ये मानना था कि हमारा जो कंट्री होगा वो किसके मॉडल पर होगा, सेक्युलर स्टेट के मॉडल पर होगा, मतलब हम लोग कोई भी रिलीजन को, कोई भी भाषा को तवज्जो नहीं देंगे। जैसे लैंग्वेज भी हमने देखा कि हमारे देश में कोई लैंग्वेज, इसके पहले देखा ना फेडरलिज्म में कि लैंग्वेज भी एक तरीके से हमारा कोई तवज्जो नहीं था, तो आप ये देख सकते हो कि सेक्युलर स्टेट है एक तरीके से। चले आगे, अगर देखो सेक्युलर स्टेट के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सेक्युलर स्टेट क्या होगा, स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन, जहां पर स्टेट रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, अगर कोई गलत कर रहा है तो, अगर कोई रिलीजन के नाम पर दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक तरीके से जकड़ा जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं हमारे देश में भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो अलग बात है, मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन एक तरीके से वहां पर कोई भी सोचो उसके बावजूद भी हमारे देश की खूबसूरती देखो, अगर ये दूसरा अगर देश रहता कहीं पर तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, वहां पर उसको फॉलो करके चला जाता, वहां पर कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा होंगे, जहां पर एक तरीके से दोनों ग्रुप के बीच में बहुत ज्यादा तनाव रहता है। स्टेट में नहीं, हर जगह थोड़ा बहुत कम्युनलिज्म तो होता ही, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एक तरीके से चीजों को करके चल रहे हैं कम्युनलिज्म पर। कम्युनलिज्म वहां लैंग्वेज के आधार पर ज्यादा है कंपेयर टू कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म हमारे देश में हिंदू मुस्लिम या फिर अदर एक तरीके से जो चीजें हैं वो धर्म जाति के नाम पर लड़ी जाती हैं। जैसे आप देख लो इजराइल फिलिस्तीन वाला, वहां पर भी एक तरीके से धर्मों में ही एक तरीके से चीजें चल रही है। फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन मान सकते हो, कोई भी रिलीजन में आप, अगर आपको हिंदू कोई है वो मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता है या कोई मुसलमान है वो हिंदू में हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है, वो हमारे संविधान में फ्रीडम दिया गया है, राइट टू चूज, राइट टू रिफ्लेक्ट देयर रिलीजन।
ठीक है। देखो प्रोपेगेट कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, और कोई भी रिलीजन को आप मान के चल सकते हो। प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, आप धर्म के आधार पर कभी भी किसी को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं, ये तुम भाई हिंदू हो या तुम मुस्लिम हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे इस क्लास में, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो हमारे कानून में इसके लिए सख्त से सख्त कदम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज है जो कि समझ के चलना है। कोई दिक्कत? आगे भैया, जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मैंने बताया ना, जैसे क्या नो ऑफिशियल रिलीजन डेजिग्नेटेड टू द इंडियन, जैसे श्रीलंका में जो है वहां पर ऑफिशियल जो है वो एक तरीके से मान लिया गया भाई सिरहाला को। सिर्फ पाकिस्तान में मुस्लिम है, इंग्लैंड में आपको क्रिश्चियंस है, वहां पर ये देखने को मिलता है। तो हमारे देश में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऑल इंडिविजुअल्स कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन चॉइस, और उसको अपने चॉइस से फॉलो करने का। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जो हमने भी देखा। ठीक है, और इसमें इंटरवीन कर सकता है, मतलब हमें क्या फॉलो करके जाना चाहिए? सेक्युलरिज्म, ये इसके बारे में है। ठीक है, जहां पर सेक्युलरिज्म मतलब सारे धर्म को साथ में लेकर चलने की बात की गई है। ठीक है, तो अगर कम्युनिज्म को खत्म करना है तो वो हम सेक्युलरिज्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं कास्ट, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो हम देख लिए भाई, हमने क्या क्या देखा? हमने बहुत कुछ देखा। हमने पहले जेंडर देखा, जेंडर में हमने रिजर्वेशन के बारे में, मेन वुमेन के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने रिलीजन के बारे में आया, रिलीजन में कम्युनलिज्म आ गया। कम्युनलिज्म के बाद हमने हमारे संविधान में सेकुलरिज्म की तरफ जो है वो हमने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी। उसके बाद अब ध्यान केंद्रित होगा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लास्ट टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, उसको देखते हैं। तो देखो कास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के जमाने में। अब ना लोग कास्ट के हिसाब से भी चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के अंदर बहुत सारे कास्ट है, हिंदू है, हिंदू के अंदर बहुत सारे कास्ट है, तो कास्ट कास्ट में भी ग्रुपिंग हो रही है। जैसे हिंदू में देख लो कि नहीं भाई, अगर हिंदू दोनों एक पौड़ी वाले हैं, कुमाऊं वाले हैं, लेकिन दोनों आपस में तंज चलती है ना कभी कभी, है कभी राजपूत हो गया, कभी यादवों के बीच में चला है। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये सब कास्ट ही है, कास्ट के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन ये सब चीजें अभी फिलहाल बहुत कम है और ना के बराबर है। लेकिन टू इंस्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। दो तरीके का सोशल डिवीजन होता है भाई अगर बोला जाए तो भाई, एक तो भाई जो नेगेटिव, जो नकारात्मक चीजें फैलाने काम करता है, एक है कौन? पॉजिटिव, जो सकारात्मक चीजों को फैलाने काम करता है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स जो है वो दोनों क्या है? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। कास्ट जो है और पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हर एक चीज के कितने पहलू? दो पहलू। पॉजिटिव अब कैसे है भाई उसको देखो। जेंडर रिलीजन भी हो सकता है, बोथ। क्या जेंडर रिलीजन भी बोथ हो सकता है? कब? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जेंडर और रिलीजन हमने बता दिया। रिलीजन में कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म, वहां पर मेंस को ज्यादा तवज्जो, यहाँ पर भी वैसी है। अगर मान लो कास्ट योर वोट हियर, अगर हमने बोला भाई अपना वोट यहाँ दो, वोट योर कास्ट हियर, दोनों में अंतर है। अपने जाति को वोट दो, अपने जाति के लोग को वोट दो। कास्ट मतलब किसी को वोट। हाँ, तो ये अगर खत्म कर दिया जाए और इसको तवज्जो दे दिया जाए तो उससे क्या हो गया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई देखो भाई वहां राजपूत खड़ा हुआ है ना, तो राजपूत को ही वोट देना, यादव खड़ा हुआ तो यादव को, अगर वो गुप्ता खड़ा हुआ तो गुप्ता को। देख रहे हो, ये सब चीज से क्या होता है? कास्ट से। तो क्या हो रहा है भाई? कास्ट इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे देखने मिलेगा, एक होता है अपर क्लास के कास्ट, एक होता है लोअर क्लास कास्ट। जनरली जो हम लोग ने बनाया कि भाई अपर क्लास और लोअर क्लास है कि नहीं, तो कास्ट इनइक्वालिटी सबसे पहली बात जो होती है वो कास्ट और पॉलिटिक्स में आता है। तो देखो कास्ट डिवीजन स्पेसिफिक टू द इंडिया, ऑल सोसाइटी हैव अ सोशल इनइक्वालिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कास्ट सिस्टम, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन एंड सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, है ना। पहले यही होता था ना कि जो मिट्टी का घड़ा बनाएगा उसको हम लोग ये जाति से, कोई दूध का, अगर दूध का काम करता है तो उसको ग्वाला बोलते थे, यादव बोलते थे जनरली।
राजपूत लोगों का काम कुछ अलग होता था, ब्राह्मण का काम कुछ अलग होता था, पहले ऐसे ही होता था। अब जनरली अब सब सारी चीजें इवॉल्व हो गई हैं, लेकिन जनरली वैसे होता था, हेरिडेटरी के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवीजन किया जाता था चीजों को। जो मान लो कि खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको निचले जाति के लोग माना जाता था, कि उसको अगर पुराने जमाने में शुद्रास बोलते थे उसको हम लोग। जो नाई का काम करेंगे वो नीचे जाति के होंगे, जो बर्तन वगैरह धोएंगे वो एक तरीके से नीचे जाति के होंगे, ठीक है। और एक तरीके से जो कपड़ा वगैरह साफ करेंगे, धोबी वगैरह, वो निचले जाति के होंगे। तो ये सब सारी चीजें क्लास में बटी हुई थी पहले, जो कि एक तरीके से अब खत्म हो रहा है। तो मतलब मेंबर ऑफ द सेम कास्ट प्रैक्टिस द सेम ऑक्यूपेशन, पहले यही था। एक ही जाति का, अभी भी देखो एक जाति है वो अपनी जाति में शादी करवाएगा, अगर दूसरे जाति में शादी करवा दिया उसका माँ बाप खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जनरली बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लव मैरिज अब चल गया वो सब, जनरली कर लेते हैं भाग भूग के, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा भी केस आया कि जब उसने देखा कि उसकी जो बेटी है वो दूसरे धर्म से शादी करना चाह रही है, या फिर दूसरे जाति से, धर्म तो छोड़ दो, दूसरे जाति से, तो उसको मार दिया, अपनी बेटी को जहर देके मार दिया। बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। अभी भी होता है भाई, अभी भी देखो लगभग मतलब 50 से 60% या 70% लोग अपने धर्म में ही शादी कर, धर्म बोलते हैं अपने जाति में, धर्म तो छोड़ो। अब तुम्हारे में है ना पौड़ी वाला है, पौड़ी है ऐसे कुमाऊनी में ना, हाँ, तो कुमाऊनी में देखो अपने जो जाति होंगे उन्हीं में शादी करवाएंगे वो लोग। तो यही बात बोला गया कि मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट प्रैक्टिस द सेम ऑक्यूपेशन, मैरिड विद इन द कास्ट एंड डिड नॉट इंटरैक्ट विद अदर कास्ट ग्रुप, और दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ वो इंटरैक्ट नहीं होते हैं। देख रहे हो? तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपस में ही शादी वगैरह होता था। कास्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा अपर और बैकवर्ड। जैसे कि जो अपर कास्ट जनरली फेयर बेटर इकोनॉमिकली एंड वाइल दलित, आदिवासी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसीलिए तो हमारे देश में जो जनरल कैटेगरी बनाया गया भाई, और एक एससी और एसटी और ओबीसी, कुछ जनरल लोगों को मैं जानता हूं जो बोल रहे कि हाँ अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी है, ठीक है, उनको जनरली एक मतलब लोअर क्लास में माना जाता था, और अपर क्लास में जो जनरल वाले लोग होते थे उनको। अब उल्टा हो गया, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो एससी के थे, ठीक है, वो बहुत ऊपर चले गए, और जो जनरल के लोग थे वो बहुत नीचे आ गए, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वो तो अब लोकसभा जाने भाई, या फिर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाने, या फिर जो आप ऊपर बैठे हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग तो एक डिस्कशन ही कर सकते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक इकोनॉमिकल चैलेंज है आजकल। इसलिए देखना एक नया आया कि जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी एक तरीके से क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलके चलेगा। तो ये एक तरीके से चीजें हमारे समाज में शुरुआत से ही थे। तो देखो भाई यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया कास्ट सिस्टम बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। और पहला हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंज अभी भी है कि नहीं। दूसरा क्या हो गया, लीगल प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, परसिस्टेंस ऑफ कास्ट, मतलब क्या, कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस लाइक अ मैरिज विद इन द कास्ट एंड अनटचेबिलिटी परसिस्ट एंड सर्टेन कास्ट ग्रुप हैव एडवांस इन एजुकेशन व्हाइल अदर इज नॉट, ठीक है, व्हाइल अदर्स इज नॉट। मतलब क्या समझ रहे हो, कुछ जो क्लास के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ काम इसी वजह से हमारे एक तरीके से चीजें चलती थी, एक्सक्लूड करके चला जाता था भाई। तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझ के चलना है। सोशल रिलीजन एंड डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग अ सेंसस प्रोसेस religion stated by each individual in a household is accurately recorded including those who identify as having a no religion or atheist। देख रहे हो सेंसस क्या होता है, हर 10 साल में हमारे देश में क्या होता है भाई, सेंसस जनगणना होता है, जहां पर प्रॉपर तरीके से द रिलीजन स्टेटेड प्रॉपर तरीके से वो आइडेंटिफाई, उसके बाद उनसे ये भी पूछा जाता है कि नो रिलीजन, क्या आप कोई रिलीजन को नहीं मानते हैं, या फिर आप नो रिलीजन मतलब एथिस्ट, एथिस्ट मतलब जो भगवान पर या कोई रिलीजन पर जो भरोसा वो नहीं करते, सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस मेथड प्रोवाइड्स अ डिपेंडेबल डेटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स इन द कंट्री एंड हाउ इट इवॉल्व ओवर द टाइम। इसीलिए ये रिलीजन तो सबसे पूछा ही जाता है भाई, और रिलीजन से ये पता चल जाता है कि हमारे देश में पहले कितने रिलीजियस के लोग थे, या फिर कौन कौन से रिलीजन के किस किस तरीके से बटे हुए थे, और उसमें कौन कौन से कास्ट है वो देखने को मिलता है। तो जनरली देखो यहाँ पर एक अगर रिलीजन का देखा जाए, देखो भैया इधर, भैया का जो देखा इधर 2011 के सेंसस, क्योंकि 2011 के बाद सेंसस अभी 2027 में होने वाला है, मतलब कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके बीच में अभी कोई सेंसस नहीं हुआ है।
तो उसमें 79.8% जो है वो, 10 साल में हुआ है। हाँ हाँ जनरली है, लेकिन हो जाना चाहिए 2020-21 में, लेकिन कोविड हो गया था ना, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, तो उसको अभी बढ़ाकर 2027 तक हाँ एक तरीके से कंप्लीट किया। मुस्लिम जो देखो 14.2% है हमारे देश में, क्रिश्चियन जो है 2.3, सिख जो है 1.7, ठीक है, और 2% अदर है। अदर में कौन कौन है? बुद्धिस्ट है, जैन है, ठीक है, अदर रिलीजन एंड परसुएशंस, और जो एक तरीके से रिलीजन नॉट स्टेटेड, कुछ ऐसे लोग हैं जो रिलीजन को नहीं मानते हैं कि मैं कोई धर्म को नहीं मानता। इंडिया का ही? हाँ ये सब इंडिया का सब, जो कि सेंसस 2011 से उठाया गया, तो याद रखना ये रिलीजन का क्या यही ये डेटा 2011 वाला डेटा है, ठीक है, क्योंकि 2027 में होगा तब तक तो आप लोग एग्जाम लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या दोबारा आएगा ये सब? हाँ ये दोबारा होगा कि क्या आएगा फिर सर? यही आएगा कि मुस्लिम का पॉपुलेशन कितना बढ़ा या घटा, बस इतना ही दिखेंगे। हाँ बस इतना ही दिखाएंगे, मतलब कि हिंदू पॉपुलेशन कम हुआ कि ज्यादा हुआ, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हुआ या कम हुआ, उस तरीके से। सर पर ये तो 2011 का है, तो 2011 के टाइम पर ही होगा। हाँ तो अब अभी 2027 में 2027 तक पता चल जाएगा ना आपको, अगले साल तक, ठीक है। ये वाला भाई अभी मैंने बता दिया, इसी का एक्सप्लेनेशन है, तो ये वाला आप लोगों को देख लेना। उसके बाद अगर देखा जाए स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब भी है कुछ कुछ भाई, है ना। स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब से क्या रिलेटेड है? सोशल ग्रुप क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए स्केड्यूल कास्ट है स्केड्यूल ट्राइब से, है ना। जो स्केड्यूल कास्ट होते हैं वो जनरली दलित्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा फेस उन्होंने शुरुआती दिनों से करते हुए आए हैं, जो कि एक तरीके से डिवाइडेड है टू प्राइमरी कैटेगरी में, एक आपको एससी और एक आपको एसटी देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई, एक होता है स्केड्यूल ट्राइब, जो कि क्या होता है? आदिवासी। स्केड्यूल कास्ट जो होते हैं वो दलित होते हैं, और स्केड्यूल ट्राइब जो होते हैं वो आदिवासी, ठीक है, और आदिवासी है ना, ठीक है, वो एसटी है, ठीक है। तो देखो स्केड्यूल ट्राइब और आदिवासी कंसिस्ट ऑफ insulated communities primarily living in a hill forest और limited contact with a mainstream society, ठीक है। तो ये भी है। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्केड्यूल कास्ट कितने लोग थे भाई? 16.6%। स्केड्यूल ट्राइब कितने थे? 8.6%। अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव आर 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2/3 मतलब 3 में से 2 पॉपुलेशन कौन है? अदर बैकवर्ड क्लासेस and total populations and 3/4 of the Hindu population according to the national sample survey। अब लेकिन 2011 आ गया तो 2011 के हिसाब से याद करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो थी वो आपको समझ के चलना था, ठीक है। आगे देखा जाए कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्टिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, हमने ये देखा, और जिसकी वजह से मोबिलिटी भी जो है वो लोग जो है एक कास्ट से दूसरे कास्ट में बहुत सारी चीजें एक तरीके से देखने को मिल रही हैं, और इसको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इवॉल्व किया जाता है। तो ये एक तरीके से जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जो बैकवर्ड मतलब लोअर कास्ट, और जो फॉरवर्ड है वो एक तरीके से अपर कास्ट में चीजों को लेकर चल रहा है। फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट डेमोक्रेसी के हिसाब से, तो अभी अगर देखा जाए हमारे देश में कास्ट के हिसाब से क्या है कि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज इंफ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जो कि एक तरीके से बहुत गड़बड़ है, ठीक है। हाँ 18+ के बाद जो है वो एक तरीके से वोटिंग दे सर सकते अगले हैं, 4 साल में ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। कास्ट इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन अगर देखा जाए तो अगर कोई बोले कास्ट इलेक्शन कैसे इन्फ्लुएंस करता है भाई, जिस रीजन में बहुत ज्यादा कास्ट, एक ही ग्रुप के कास्ट के लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां पर इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है कि नहीं। और उसको एक तरीके से पार्टीज डू नॉट विन द वोट सोनली बेस्ड ऑन द कास्ट एफिलिएशन। और देखो नो कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे देश में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर सिंगल कास्ट मेजोरिटी जो होता है वो एक तरीके से जीता हो, वहां बहुत कम ऐसा नहीं होता है कि एक ही जो स्टेट में या कोई एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही क्षेत्र में एक ही जो लोग हैं वो एक ही तरीके के लोग बहुत ज्यादा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। जहां पर कास्ट मेजोरिटी, द इलेक्टोरेट जो पॉलिटिकल एलिगेंस ऑफन ओवरराइड द कास्ट। तो जो मतलब जो इलेक्टोरेट या पॉलिटिकल जो डिवीजन होता है, किस तरीके से पॉलिटिकल डिवाइड हो, इस तरीके से किया जाता है ताकि एक ही क्षेत्र में एक ही तबके के लोग बहुत ज्यादा ना आ जाए, तो वो भी एक तरीके से दिक्कत है। रिच पुअर और मेन और वुमेन विद इन द सेम कास्ट हैव वोट डिफरेंटली बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी टुडे अगर देखा जाए तो कास्ट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है भाई, कास्ट से एक तरीके से इकोनॉमिक पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी आप देखो कि अनटस्ट जो कास्ट सिस्टम था, जिसको जमीन नहीं दिया जाता था,
एजुकेशन नहीं दिया जाता था, चेंजिंग डायनेमिक्स, लेकिन धीरे धीरे करके जो टाइम है वो चेंज हुआ है और अब जो है वो एक तरीके से सबको इक्वल राइट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कास्ट का रोल इन द पॉलिटिक्स, देखो ये वाला पॉइंट, कास्ट का रोल, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है भाई कि कास्ट पॉलिटिक्स कैन लीड टू द डेमोक्रेसी इशू। अगर कास्ट सिस्टम होगा, इन्फ्लुएंस वोटिंग पैटर्न क्या होता है? आप जबरदस्ती वोट जो है वो अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू बाय यूजिंग द सिंगल मेजॉरिटी कास्ट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक ही कास्ट के लोग हैं उनको आप इन्फ्लुएंस करो कि मेरी जाति को तो मेरे को वोट दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू। तो नेगेटिव इंपैक्ट कौन है भाई, क्या है, कास्ट पॉलिटिक्स कैन लीड टू द डेमोक्रेसी इशू, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है भाई। कास्ट एक्सपेंशन, कास्ट ग्रुप एक्सपैंड बाय इंक्लूडिंग द नेबर कास्ट और अ सब कास्ट, उसके नेबर कास्ट और सब कास्ट को मिलाकर बना सकते हैं। पॉजिटिव क्या हो सकता है कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स empower the marginalized community and advocate there for the right. New caste group emergence as a backward and forward. आजकल क्या हुआ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ग्रुप के रूप में आ गया, जो कि मैंने बता रखा। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? ये पॉलिटिसाइजेशन लास्ट है, क्या टेंशन ले रहे हो? देखो लास्ट जो है फॉर्म्स ऑफ कास्ट पॉलिटिसाइजेशन। कास्ट के हिसाब से अब देखो बहुत सारे कास्ट, चलो यार हम दोनों साथ में मिलकर आते हैं और इसको जिताते हैं। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो कास्ट जो है पॉलिटिसाइजेशन करते हैं। तो कास्ट ग्रुप अटेम्प्ट टू एक्सपैंड बाय इंक्लूडिंग द नेबर कास्ट एंड सब ग्रुप, मतलब नेबर कास्ट और सब ग्रुप को मिलाकर एक तरीके से कास्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो पॉइंट्स है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसको देख के चलना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल मिलते हैं हम लोग आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से रिलेटेड चैप्टर फुल कंप्लीट करने की कोशिश।